प्रिय विद्यार्थियों, समाज कार्य, शिक्षण और प्रशिक्षण से संबंधित एक ऐसा पेशा है, एक ऐसा व्यवसाय है या एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता समाज में व्याप्त बुराइयों का, समाज में व्याप्त समस्याओं का निराकरण करने के लिए समय समय पर कटिबद्ध रहता है। इसलिए वो समाज में जाता है और जब समाज में जाता है तो व्यक्ति से उसका संपर्क होता है, समाज से उसका संपर्क होता है, समुदाय से उसका संपर्क होता है और सामाजिक समूह से भी उसका संपर्क होता है। इसीलिए सामाजिक कार्यकर्ता को समुदाय में और समूह में रहकर काम करना होता है। इसी संदर्भ को लेकर आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो समाज कार्य और सामाजिक समूह दोनों जो एक दूसरे से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं उसी की चर्चा करेंगे। तो जब कभी हम समूह की बात करते हैं तो समाज कार्य में और समाज शास्त्र में समूह के आगे एक शब्द जोड़ देते हैं सामाजिक, और वो समूह बन जाता है सामाजिक समूह। अगर मैं आप में से किसी एक को यह कहूँ कि हम इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं और आपको अकेले रहना है, तो कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि उस स्थान विशेष पर वह अकेला रहे, क्योंकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेगा। इसलिए उसे दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकता महसूस होगी, और जब दूसरे व्यक्तियों के साथ रहकर अपनी हितों की पूर्ति करना चाहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, तो उस स्थिति में वह एक समूह का निर्माण करता है। और इसीलिए समूह में रहना मनुष्य की आवश्यकता है। समूह में रहना व्यक्ति की मानसिक आवश्यकता है, जिसको ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट कहते हैं। इसलिए समूह का अध्ययन भी हम समाज कार्य के अंतर्गत करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है समाज कार्य और सामाजिक समूह, इसके अंतर्गत सामाजिक समूह का अर्थ और उसकी परिभाषा की चर्चा करते हुए समूह के विभिन्न प्रकारों की बात करेंगे। और उन प्रकारों में दो प्रमुख प्रकारों की बात यहाँ अवश्य की जाएगी, वो है प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, क्योंकि दो ऐसे अभिन्न समूह हैं जिनका हमारे जीवन से घनिष्ठ संबंध है। तो जब कभी हम समूह शब्द की बात करते हैं तो समूह सामाजिक कार्य की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सोशल वर्क। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और अगर इसके स्थान पर यह कहें कि मनुष्य एक समूह में रहने वाला प्राणी है तो यह गलत नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी समस्त आवश्यकताएं इन समूहों में रहकर ही पूर्ण करता है और निरंतर नए समूहों का निर्माण भी करता रहता है। समूह के बिना मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। अनेक मनोवैज्ञानिकों की यह मान्यता है कि मनुष्य अपनी एक मूल प्रवृत्ति ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट के कारण ही समूह में रहता है। यानी समूह में रहेगा तो उसको एक मानसिक संतुष्टि मिलती है, और मनुष्य हमेशा मानसिक संतुष्टि को प्राप्त करना चाहता है, और समूह में रहकर ही वह संतुष्टि उसे मिलती है। इसलिए बॉटोमोर जैसे समाजशास्त्री कहते हैं कि समाजशास्त्र मनुष्य और सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन नहीं करता है, बल्कि यह समूह में रहने वाले प्राणी का अध्ययन भी करता है। इसलिए समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का शास्त्र है। और जब हम समूह की बात करते हैं तो वैसे तो समूह में रहने की इच्छा पशुओं में भी पाई जाती है, फिर मनुष्य तो संस्कृति का निर्माता है, इसलिए वह समूह के बिना रह नहीं सकता। इसलिए बोगार्डस ने तो यहाँ तक कह दिया कि समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। बोलचाल में समूह शब्द का अर्थ एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के संग्रह से लगाया जाता है। जैसे कहीं दो या अधिक पुस्तकें पढ़ी है तो उन्हें पुस्तकों का समूह कहते हैं। इस तरह समूह शब्द से हमें अनेकता व एकत्रीकरण का बोध होता है। समाज कार्य में समूह के स्थान पर सामाजिक समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक समूह में केवल एकत्रीकरण और अनेकता मात्र नहीं होती, बल्कि उसे अलग अर्थ में स्पष्ट किया जाता है। कई बार हम कहते हैं ये गायों का जब झुंड जाता है, हम कहते हैं गायों का समूह जा रहा है। कई बार पुस्तकों का समूह, कई बार पक्षियों का समूह, कई बार हम व्यक्ति एकत्रित होते हैं तो हम कहते हैं ये व्यक्तियों का समूह, लेकिन सही अर्थ में वह एकत्रीकरण समूह नहीं है। इसलिए समाज कार्य में
समूह शब्द की अलग से व्याख्या की गई है और उसी की व्याख्या अलग अलग समाज वैज्ञानिकों ने की है। इसीलिए हमें उसका जो सही अर्थ है सामाजिक समूह का, उसे भी जानना चाहिए। सामाजिक कार्य में जब कार्यकर्ता को समूह की विशेषताओं, दशाओं, मनोवृत्तियों आदि का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह सही परिप्रेक्ष्य में काम नहीं कर सकता। उसको व्यक्ति के व्यवहार का ज्ञान और समूह के व्यवहार का ज्ञान दोनों होना आवश्यक है। कार्यकर्ता में वैज्ञानिक ज्ञान होता है, उसे कार्य कारण संबंध का ज्ञान होता है, उसमें समझ होती है, जिससे वह भिन्न भिन्न स्थितियों तथा समूह के साथ कार्य करने में समर्थ होता है। क्योंकि मनुष्य को समूह में रहकर कार्य करना पड़ता है, और जब सामाजिक कार्यकर्ता अपने उस शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से समाज में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए सोच रखता है, तो उसे समूह में जाना पड़ता है। और वो जब समूह में जाएगा तो उस समूह की जो मनोवृत्ति है, उस समूह की जो आवश्यकताएं हैं और उस समूह में रहने वाले व्यक्तियों की जो मनोदशा है, उसके बारे में अगर उसको ज्ञान नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, उसके बारे में उन सारी भावनाओं से वो अपने आप को अवगत नहीं करा पाएगा, तब तक वह सही परिप्रेक्ष्य में उस समूह में व्याप्त बुराइयों का या समस्याओं का निराकरण करने में वह अपने को असमर्थ पाएगा। इसीलिए सामाजिक समूह व्यक्तियों के उस संग्रह को कहते हैं जिसमें किसी न किसी प्रकार की पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। यह जो पारस्परिक जागरूकता है, यह समूह के निर्माण का आधार है। अगर म्यूचुअल अवेयरनेस नहीं होगी तो समूह का निर्माण ही नहीं होगा। एक व्यक्ति की उपस्थिति दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति को प्रभावित करे, और जब दोनों एक दूसरे की उपस्थिति से जुड़ते हैं मस्तिष्क से मस्तिष्क, तो वहीं पर पारस्परिक या म्यूचुअल अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, और इसी से सामाजिक समूह का निर्माण होता है। समूह के अर्थ को स्पष्ट करते हुए मैकाइवर और पेज ने लिखा है, समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे किसी संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। मैकाइवर और पेज की तरह की इस परिभाषा में जो आशय है वो कम से कम दो या अधिक व्यक्तियों और उनके बीच स्थापित सामाजिक संबंध से है। तो जब कभी मैकाइवर और पेज की हम बात करते हैं तो उनकी एक प्रमुख पुस्तक है सोसाइटी। उस सोसाइटी में सामाजिक समूह की जो विस्तृत चर्चा की, तो उसमें कहा सामाजिक संबंध से ही सामाजिक समूह का निर्माण होता है। सामाजिक संबंध से तात्पर्य व्यक्तियों के संपर्क, पारस्परिक संदेश, संचार का पाया जाना। इससे समूह में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है, और पारस्परिक जागरूकता के फलस्वरूप सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। इन्हीं सामाजिक संबंधों से समूह का निर्माण होता है। जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति अपने अपने हितों की, अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध बनाते हैं, तो उन प्रत्यक्ष संबंधों के कारण उनमें अंतर्क्रिया होती है, जिसे हम सामाजिक अंतर्क्रिया, सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। और यह इंटरेक्शन निरंतर चलता रहता है तो संबंध बन जाते हैं। उन्हीं संबंधों से समूह का निर्माण होता है। इसलिए दो या अधिक व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने अपने हितों को पूर्ण करने के लिए एक दूसरे के साथ जो सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, उसी से समूह का निर्माण होता है। मैकाइवर की तरह ही ऑगबर्न व निमकॉफ के अनुसार जब कभी दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो वे समूह का निर्माण करते हैं। एक दूसरे को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस टू ईच अदर। एक व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करे, दूसरा व्यक्ति पहले को प्रभावित करे, और इसी प्रभावित होने और करने की जो प्रक्रिया है वो सामाजिक अंतर्क्रिया है, और इसी अंतर्क्रिया के फलस्वरूप ही सामाजिक समूह का निर्माण होता है। तो ऑगबर्न और निमकॉफ की जो प्रमुख पुस्तक है ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में इसकी विस्तृत चर्चा की, और इसी तरह मर्टन ने भी अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में भी सामाजिक समूह की बात की। मर्टन कहते हैं कि समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह ही नहीं, बल्कि साथ ही साथ इसमें सामाजिक संबंध की और सामाजिक संबंध भी अनिवार्य हैं। मर्टन कहते हैं कि बार बार की अंतर्क्रिया ही सामाजिक संबंधों के लिए आवश्यक है। मर्टन ने समूह की परिभाषा में 3 बातें स्पष्ट की हैं। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, सामाजिक संबंधों का पाया जाना आवश्यक है, सामाजिक संबंधों के लिए अंतर्क्रिया का बार बार होना आवश्यक है, और समूह के सदस्यों में ये भावना होनी चाहिए
कि वह स्वयं को उस समूह का सदस्य माने, जिसे मर्टन आत्म अभिज्ञान सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ये तीनों विशेषताएं अगर हमें किसी समूह में दिखाई देगी या व्यक्तियों के किसी एक संग्रह में दिखाई देगी तो हम उस संग्रह को सामाजिक समूह कहेंगे। तो ये जो परिभाषाएं चाहे ऑगबर्न की हो, चाहे मर्टन की हो और चाहे मैकाइवर और पेज की हो, इन सभी परिभाषाओं के आधार पर इतना तो अवश्य ही कहा जा सकता है कि जब भी संबंध स्थापित होंगे तब समूह का निर्माण होता है। इन परिभाषाओं के आधार पर ही समूह की कुछ प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट की जा सकती हैं कि सामाजिक समूह के लिए 2 या अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। सामाजिक समूह में व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंध स्थापित हों। सामाजिक समूह में सदस्यों के बीच हम की भावना का होना आवश्यक है। सामाजिक समूह अपेक्षाकृत स्थिर हों, ऐसा नहीं कि अभी समूह का निर्माण हुआ और अभी टूट जाए। प्रत्येक सामाजिक समूह का अपना एक निश्चित ढांचा होता है, इससे समूह के कार्यों को सरल बनाया जा सकता है। सामाजिक समूह के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना भी अनिवार्य है और सामाजिक समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। जब तक सदस्य चाहें सदस्यता ग्रहण करके रखें, नहीं तो छोड़ सकते हैं। यानी ये एक ऐसा व्यक्तियों का संग्रह है जिसमें पारस्परिक जागरूकता होगी, अंतर्क्रिया होगी, एक लंबे समय तक चलने वाला सामाजिक संबंध होगा, अपेक्षाकृत स्थिरता होगी और उसमें सदस्यों की जो सदस्यता है वो ऐच्छिक, जब तक चाहें आप उसमें रहें और आपकी इच्छा न हो तो उससे अलग हो जाएं। तो ये सारी की सारी विशेषताओं को अगर हम एक साथ मिलाते हैं तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। और जब कभी हम समूहों की बात करते हैं तो समूह एक प्रकार का नहीं होता, समूह अनेक प्रकार के होते हैं। इसलिए हमें उन समूहों के प्रकारों की भी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता को उन समूहों में जाकर ही कार्य करना है। अगर वो छोटे समूह में जाएगा तो उसकी कार्यशैली अलग होगी और अगर वो बड़े समूह में जाएगा तो उसकी कार्यशैली अलग हो जाएगी। इसी तरह अगर वो प्राथमिक समूह में, जिसमें परिवार भी है, पड़ोस भी है, मित्र समूह भी है, उसमें रहकर अगर वो काम करना चाहता है तो वहाँ की मनोवृत्ति अलग होगी और अगर वो द्वितीयक समूह में जाएगा तो वहाँ की मनोवृत्ति भिन्न होगी। इसलिए उन सारी मनोवृत्तियों के संबंध में जानकारी उसे लेना आवश्यक है। इसलिए उन सारे समूहों के बारे में भी उसे ज्ञान होना चाहिए, तभी वह सकारात्मक दृष्टिकोण से सही सेवाओं को संचालित कर सकता है और उन समस्याओं का निराकरण करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। तो जब हम समूहों के प्रकारों की बात करते हैं तो समूहों के प्रकारों की चर्चा करते हैं तो कई प्रकार के वर्गीकरण हमारे सामने आते हैं। किसी ने समय के आधार पर, तो किसी ने उसकी स्थिरता को लेकर, तो किसी ने समूह के प्रकारों के लिए सामाजिक संबंधों की गहनता को लेकर वर्गीकृत किया है। तो कुछ विद्वानों ने सदस्यों की संख्या के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया है। समूह के वर्गीकरण का मूल उद्देश्य विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों को निश्चित अर्थ प्रदान करना तथा अनुसंधान कार्यों के लिए सैद्धांतिक प्रारूप तैयार करने से है। मैकाइवर और पेज ने हितों की पूर्ति, भूभाग, सदस्यों के सामान्य व्यवहार, परिस्थिति, आर्थिक स्तर, अवसर की भिन्नता एवं शारीरिक लक्षण आदि को आधार मानकर समूह को वर्गीकृत किया है। तो इसी तरह समनर ने भी अपनी पुस्तक फोकवेज में 2 प्रकार के समूहों की चर्चा की है, एक अंतः समूह और दूसरा बाह्य समूह। अंतः समूह जिसमें सदस्यों के बीच हम की भावना पाई जाती है और बाह्य समूह जिसमें हम की भावना का अभाव होता है। तो मैकाइवर ने सोसाइटी में अनेक प्रकार के वर्गीकरण किए हैं समूह का जब प्रकारों की चर्चा की तो, और समनर ने 2 प्रकार की चर्चा की। लेकिन समनर के इस वर्गीकरण में अंतः और बाह्य के बीच कोई लाइन नहीं है जिससे हम कह सकें कि यह अंतः समूह है और यह बाह्य समूह है। कई बार अंतः बाह्य हो जाता है और कई बार बाह्य अंतः समूह हो जाता है। इसलिए इन दोनों में जो मूल भावना है वो हम की भावना है। जहाँ हम की भावना होगी वो अंतः समूह है और जहाँ हम की भावना का अभाव होगा वो बाह्य समूह है। इसी तरह सदस्यों की संख्या के आधार पर छोटा और बड़ा 2 प्रकार के समूह हैं। जब सदस्यों की संख्या कम हो तो छोटा समूह और जब सदस्यों की संख्या अधिक हो तो बड़ा समूह। जैसे परिवार छोटा समूह है तो राजनीतिक दल जो समूह का रूप लिए हुए हैं वो बड़ा समूह है। स्थायित्व के आधार पर भी
संबंधों के स्थायित्व और अस्थायित्व के आधार पर दो प्रकार के समूह होते हैं, एक स्थिर समूह और दूसरा अस्थिर समूह। स्थिर समूह वे होते हैं जो लंबे समय तक बने रहते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति स्थायी होती है, जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र समूह इत्यादि। तथा अस्थिर समूह वे होते हैं जो किसी खास लक्ष्य उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं और जैसे ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, जैसे धार्मिक समूह, राजनीतिक समूह, आर्थिक समूह इत्यादि इत्यादि। यानी संबंधों की स्थिरता को लेकर भी दो प्रकार के समूह वर्गीकृत किए गए हैं। उसके पश्चात प्रकार्यात्मक आधार पर अनेक समाजशास्त्रियों ने, जिसमें आधुनिक समाजशास्त्री प्रमुख हैं, ने समूहों के प्रकारों के लिए प्रकार्यात्मक आधार को भी प्रस्तुत किया है। आज के समाजों में व्यक्ति का दायरा परिवार तथा नातेदारी समूह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति अपनी रुचियों के आधार पर अनेक समूह की सदस्यता लेते हैं। व्यक्ति की शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, बौद्धिक, कलात्मक, मनोरंजनात्मक इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनसे संबंधित समूहों का निर्माण करता है तथा इन समूहों में व्यक्ति प्रकार्यात्मक संबंध स्थापित करता है, दैट इज फंक्शनल रिलेशंस। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप उसने अनेक तरह के समूह का निर्माण किया है। जब वो मनोरंजन के लिए जिस समूह में जाता है, मनोरंजनात्मक समूह बन गया। जब वो अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए, आर्थिक उत्पादन करने के लिए आर्थिक संगठन में जाता है, तो आर्थिक समूह बन जाता है। अपनी धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए जब समूह का निर्माण करता है, तो वह धार्मिक समूह। इस प्रकार से उसके फंक्शनल रिलेशनशिप को लेकर प्रकार्यात्मक आधार पर अनेक समूहों का निर्माण किया गया है। इसके आधार पर आकांक्षा, यानी मेरी इच्छा है कि मैं उस समूह का सदस्य बनूं। अगर मेरे में वो क्षमता नहीं है तो मैं उस क्षमता को विकसित करूं। लेकिन आकांक्षा है, कई बार हम अपने से उच्च या अपने से श्रेष्ठ समूह के सदस्य बनने की आकांक्षा रखते हैं। तो इसी आधार पर मर्टन ने रेफरेंस ग्रुप की भी चर्चा की। तो आकांक्षा के आधार पर समूह निर्धारण के लिए एक और आधार जो आकांक्षा है, इसी आधार को लेकर मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में जिस समूह की चर्चा की उसे संदर्भ समूह की संज्ञा दी है। मर्टन कहते हैं कि यह वह समूह है जिसका व्यक्ति सदस्य तो नहीं है, परंतु वह उसका सदस्य बनना चाहता है। वह आकांक्षा उसकी मनोवृत्ति, मूल्यांकनों और व्यवहार को प्रभावित करती है, और अगर वह व्यक्ति उन सारी विशेषताओं को जो उस समूह में सदस्य बनने के लिए आवश्यक है वो विकसित कर लेगा, तो उस समूह का सदस्य बन जाएगा। इसी तरह से चार्ल्स कूले ने एक पुस्तक लिखी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। उस पुस्तक में उसने प्राथमिक समूह की चर्चा की, लेकिन प्राथमिक समूह की चर्चा के तुरंत बाद कुछ समाज वैज्ञानिकों ने उन विशेषताओं के आधार पर जो चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह के संदर्भ में वर्णित की, उसके विपरीत विशेषता रखने वाले समूह को एक नया नाम दे दिया और उसे द्वितीयक समूह का। तब से दो प्रकार के समूह का वर्गीकरण किया गया, एक प्राथमिक समूह और दूसरा द्वितीयक समूह। चार्ल्स कूले ने कहीं पर भी द्वितीयक समूह की चर्चा नहीं की, लेकिन उन्होंने एकमात्र समूह की बात कही और वह समूह है प्राथमिक समूह। तो प्राथमिक और द्वितीयक समूह की बात करते हैं तो कहते हैं संबंधों की घनिष्ठता के आधार पर बनने वाले समूह को चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह नाम दिया। कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि 1909 में प्रकाशित हुई थी, उसमें प्राथमिक समूह की अवधारणा की व्याख्या की। कूले ने उस समूह को प्राथमिक समूह कहा जिसके सदस्यों में आमने सामने के संबंध हों, और आमने सामने के संबंध का तात्पर्य सदस्य एक दूसरे से प्रत्यक्ष संपर्क में हों, जैसे परिवार, मित्र समूह, पड़ोस इत्यादि। प्राथमिक समूह को प्राथमिक इसलिए कहा है कि यह समूह व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है तथा इसका प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन पर अत्यधिक पड़ता है। तो चार्ल्स कूले जब प्राथमिक समूह की बात करते हैं तो उनके दिमाग में एक समूह है और वह समूह है परिवार। वो कहते हैं परिवार की जो विशेषताएं हैं, जिनमें सदस्यों के बीच आमने सामने का संबंध है, जिनमें संबंधों की घनिष्ठता है और संबंध लंबे समय तक चलने वाले हैं। तो ये तीन प्रमुख जो बातें हैं,
एक तो कम सदस्य हैं परिवार में जिसमें प्रत्येक संबंध संभव है, दूसरा संबंध घनिष्ठ होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। इन तीनों विशेषताओं को आधार मानकर चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह की चर्चा की, और जब कूले प्राथमिक समूह की बात करते हैं तो उस अवधारणा के पश्चात द्वितीयक समूह की अवधारणा भी प्रकाश में आई। प्राथमिक समूह की अवधारणा के बाद ही किंग्सले डेविस, होमन्स आदि विद्वानों ने द्वितीयक समूह की अवधारणा का उल्लेख किया। तो बहुत सारे ऐसे विद्वान जिन्होंने द्वितीयक समूह की बात की, उन्होंने इस अर्थ में ही बात कही कि वे सारे समूह प्राथमिक नहीं हैं, वो सब द्वितीयक हैं, या द्वितीयक समूह वे समूह हैं जो प्राथमिक नहीं हैं। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप, बॉटोमर ने, किंग्सले डेविस ने, होमन्स ने, इन सब ने द्वितीयक समूह की बात कही। तो जब प्राथमिक समूह की बात चार्ल्स कूले ने की, तो प्राथमिक समूह की परिभाषा देते हुए कूले ने लिखा है कि प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य उस समूह से है जिसकी प्रमुख विशेषता घनिष्ठ व सहयोगपूर्ण आमने सामने के संबंधों द्वारा व्यक्त होती है। यह समूह कई प्रकार से प्राथमिक हैं, किंतु मुख्यतः इस अर्थ में कि वह व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों का निर्माण करने में मौलिक है। कूले कहते हैं कि अनेक अर्थों में प्राथमिक समूह प्राथमिक होता है, लेकिन मूल रूप से इस अर्थ में है कि वह व्यक्ति के स्वच्छंद व्यवहार को नियंत्रित भी करता है, इसलिए प्राथमिक समूह प्राथमिक कहलाता है। घनिष्ठ संबंधों का परिणाम वैयक्तिकताओं का एक सामान्य संपूर्णता में एक प्रकार से घुल-मिल जाना है, जिससे प्राय अनेक प्रयोजनों के लिए व्यक्ति का अपना अहम समूह का सामान्य जीवन व उद्देश्य बन जाता है। इस संपूर्णता के लिए हम ही एकमात्र शब्द हैं, क्योंकि यह एक प्रकार की सहानुभूति और परस्पर अभिज्ञान को अपने में समाविष्ट करता है, जिसके लिए हम ही स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। ये हमारा समूह है, हम इस समूह के सदस्य हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे, हम सब की समानता के आधार पर उद्देश्यों की पूर्ति होगी। यह जो हम की अभिव्यक्ति है, यही प्राथमिक समूह का आधार है। प्राथमिक समूह की चर्चा करते हुए कूले ने इसकी दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है, एक बाह्य या भौतिक विशेषताएं तथा दूसरी आंतरिक या विशिष्ट विशेषताएं कहा है। तो जब बाह्य विशेषताएं जो हमको बाहर से दिखाई देती हैं, वो किसी और समूह में भी हो सकती है, लेकिन कूले जब बात करते हैं आंतरिक समूह की, आंतरिक विशेषताओं की, तो कहते हैं कि ये आंतरिक विशेषताएं विशिष्ट हैं, और विशिष्ट का मतलब ये सिर्फ प्राथमिक समूह में ही हो सकती है और किसी समूह में नहीं हो सकती। और जब वो बाह्य या शारीरिक विशेषताओं की बात करते हैं या भौतिक विशेषताओं की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहली जो विशेषता की बात करते हैं वो शारीरिक समीपता, इसको हम कहेंगे फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। एक दूसरे को छू लेना, एक दूसरे को देख लेना, एक दूसरे से बात कर लेना, ये प्राथमिक समूह की सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। कूले के प्राथमिक समूह को समझने के लिए डेविस कहते हैं कि प्राथमिक समूह की सबसे पहली विशेषता शारीरिक समीपता है, जिससे व्यक्तियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सके। शारीरिक समीपता का तात्पर्य आमने सामने का संबंध, एक दूसरे को छू लेना, बात कर लेना इत्यादि। अगर ये सारी विशेषताएं मौजूद हैं तो वो प्राथमिक समूह कहलाएगा। साथ में दूसरी विशेषता स्मॉलनेस, छोटा आकार, समूह की लघुता। समूह की लघुता का तात्पर्य समूह आकार में छोटे होते हैं। समूह जितना छोटा होगा, सदस्यों में उतनी ही घनिष्ठता और निकटता अधिक होगी। यदि समूह में सदस्यों की संख्या अधिक होगी तो सभी सदस्यों के बीच ना तो अंतर्क्रिया निरंतर होगी और ना ही संबंध घनिष्ठ होंगे। इसी तरह संबंधों की अवधि तीसरी प्रमुख विशेषता है। प्राथमिक समूह की तीसरी विशेषता संबंधों की अवधि है, और संबंधों की अवधि का घनिष्ठता से सीधा संबंध है। संबंध जितने लंबे समय के लिए होंगे, उनमें घनिष्ठता उतनी ही अधिक होगी। इसलिए तीन प्रमुख बाहरी विशेषताएं, शारीरिक समीपता, लघुता, छोटा आकार और संबंधों की घनिष्ठता, अगर हमें किसी समूह में दिखाई देती है तो उस समूह को हम प्राथमिक समूह कहेंगे। इसके अलावा उन्होंने प्राथमिक समूह की आंतरिक विशेषताओं की भी चर्चा की और कहा कि ये विशेषताएं सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक समूह में ही पाई जाती हैं। और जब इन विशेषताओं का वर्णन करते हैं तो कहते हैं सबसे पहली विशेषता है उद्देश्यों की समानता। प्राथमिक समूह की आंतरिक विशेषताओं में सर्वप्रथम विशेषताओं
की बात करते हैं तो उद्देश्यों की समानता है। इसका अर्थ यह है कि प्राथमिक समूह के सदस्यों की इच्छाएं तथा प्रवृत्तियां लगभग एक समान होती हैं। इसी विशेषता के कारण सभी सदस्य एक साथ रहते हुए समान उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। एक दूसरे के साथ जुड़कर एक दूसरे के प्रति जो भावना है वो समानता की है, और यही समानता का जो आधार है ये प्राथमिक समूह का निर्माण करता है। दूसरा है संबंध स्वयं साध्य होते हैं। दो शब्द हैं, एक साधन और दूसरा साध्य। साध्य अपने आप में लक्ष्य होता है और साधन उस लक्ष्य की प्राप्ति का तरीका है। तो प्राथमिक समूह किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए नहीं बनाए जाते हैं, ये तो अपने आप बन जाते हैं, और जब अपने आप बनते हैं तो उसे साध्य कहते हैं। इसलिए इनमें जो संबंध है वे साधन नहीं हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि ये तो स्वयं बनने वाले संबंध हैं, इसलिए इन्हें साध्य कहा है। प्राथमिक समूह किसी खास उद्देश्य या हित को पूर्ण करने के लिए साधन के रूप में विकसित नहीं किया जाता, बल्कि प्राथमिक संबंध स्थापित करना ही प्राथमिक समूह का उद्देश्य है। इसलिए कहा जाता है कि इसमें संबंध किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन के रूप में नहीं, बल्कि यह स्वतः बनते हैं, इसलिए संबंध साध्य के रूप में होते हैं। इसके साथ संबंध वैयक्तिक होते हैं। प्राथमिक समूह में पाए जाने वाले संबंध वैयक्तिक प्रकार के होते हैं, और वैयक्तिक संबंध वे संबंध होते हैं जो हस्तांतरित नहीं किए जा सकते, बल्कि व्यक्ति के नहीं होने पर या उसकी मृत्यु हो जाने पर संबंध स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं पर्सनल रिलेशंस, मैन टू मैन। एक व्यक्ति नहीं रहा, संबंध वहीं समाप्त हो गए, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो उन संबंधों को हस्तांतरित नहीं कर सकता। संबंध संपूर्ण होते हैं, किसी एक पक्ष से संबंधित नहीं होते, ये सभी पक्षों से संबंधित होते हैं। प्राथमिक समूह वे समूह होते हैं जिनमें सदस्यों के व्यक्तित्व का एक पहलू नहीं आता, बल्कि उनमें जीवन के समस्त पक्ष सम्मिलित रहते हैं। फिर संबंध स्वतः बनते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध पूर्ण रूप से इच्छा से होते हैं, किसी दबाव या आदेश से नहीं होते। इसमें संबंध संवेदात्मक संबंधों से भिन्न होते हैं, क्योंकि किसी समझौते में शर्तें स्पष्ट होती हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को इन्हीं शर्तों में से अपने को बांधना होता है। प्राथमिक समूह में संबंध स्नेह, प्रेम, ममता, लगाव इत्यादि के होते हैं, जो किसी की बाध्यता से नहीं होते। इसी तरह की जब बात कूले ने प्राथमिक समूह के संदर्भ में की, तो उसके ठीक विपरीत एक दूसरा समूह आया, जिसे बोटोमर ने, किंग्सले डेविस ने, होमन्स ने इत्यादि ने नया नाम दिया, और वह है द्वितीयक समूह, सेकेंडरी ग्रुप। तो प्राथमिक समूह के विपरीत विशेषता रखने वाले समूह को द्वितीयक समूह कहा है। चार्ल्स कूले की प्राथमिक समूह की अवधारणा के पश्चात किंग्सले डेविस, होमन्स इत्यादि विद्वानों ने द्वितीयक समूह की अवधारणा का उल्लेख किया। द्वितीयक समूह की व्याख्या करते हुए डेविस ने लिखा है कि द्वितीयक समूह को स्थूल रूप से सभी प्राथमिक समूहों के विपरीत कहकर परिभाषित किया जा सकता है। बीरस्टिड ने द्वितीयक समूह के बारे में बताया है कि वे सभी समूह द्वितीयक हैं तो जो प्राथमिक नहीं हैं। फेयरचाइल्ड ने समाजशास्त्रीय शब्दकोश में द्वितीयक समूह को स्पष्ट करने के लिए सामाजिक संपर्क व सामाजिक संगठन को आधार माना। समूह का वह रूप जो अपने सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक समूहों की घनिष्ठता से भिन्न हो, द्वितीयक समूह कहलाता है। इसलिए द्वितीयक समूह वे सारे समूह हैं जो प्राथमिक नहीं हैं, या जो प्राथमिक नहीं हैं वो सारे द्वितीयक हैं। इसी आधार पर हम उसकी विशेषताओं की भी व्याख्या कर सकते हैं कि जो कूले ने प्राथमिक समूह की विशेषताओं को दो तरह से स्पष्ट किया, एक सामान्य विशेषताएं, दूसरा विशिष्ट विशेषताएं। उन सारी विशेषताओं के विपरीत अगर हम विशेषताओं की बात करेंगे तो वो हमारे लिए द्वितीयक समूह हो जाएगा। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर द्वितीयक समूह की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट की जा सकती हैं। पहला, द्वितीयक समूह जानबूझकर किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, जबकि प्राथमिक स्वतः बनते हैं। द्वितीयक समूह में शारीरिक समीपता का लगभग अभाव होता है या बहुत कम पाई जाती है, जबकि प्राथमिक समूह में शारीरिक समीपता पाई जाती है। तीसरी, इन समूहों में व्यक्ति एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानना आवश्यक नहीं होता है, जबकि प्राथमिक समूह में चूंकि एक दूसरे को जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, इसलिए वहाँ पर आवश्यकता शारीरिक समीपता की होती है। आकार व दृष्टि क्षेत्र की दृष्टि से ये समूह काफ़ी बड़े होते हैं। इनमें सदस्यों की संख्या कई बार लाखों तक होती है।
प्राथमिक समूह की तरह यह समूह सदस्यों के सभी पक्षों से संबंधित न होकर किसी एक विशेष पहलू से संबंधित होते हैं। इन समूहों में संबंध औपचारिक होते हैं। इन समूहों में सदस्य अवैयक्तिक संबंधों से जुड़े रहते हैं। व्यक्ति के जाने पे दूसरा व्यक्ति उसका सदस्य बन जाएगा। इन समूहों का निर्माण स्वतः नहीं होता, बल्कि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इसका निर्माण किया जाता है। जो विशेषताएं प्राथमिक समूह की हैं, उसके विपरीत जो विशेषताएं हम अगर वर्णित करेंगे तो वो सब द्वितीयक समूह की विशेषताएं हो जाएंगी। इन सारी बातों को सारांश के तौर पर हम लेकर अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि समूह समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा है। जब हम यह कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य एक समूह में रहने वाला प्राणी है। तब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि समूह की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, मनुष्य समूह में ही क्यों रहता है या रहना चाहता है, इत्यादि इत्यादि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर में यह विचार प्रस्तुत किए जाते हैं कि समूह का निर्माण कतिपय समझौते के कारण हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही समूह में रहता है, तथा कुछ का यह मानना है कि समूह में रहना मनुष्य का स्वभाव है। गिडिंग्स कहते हैं कि हम इस विवाद में नहीं पड़े तो ठीक है। बालक जन्म के समय इतना सक्षम नहीं होता है कि वह अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके, इसलिए उसे पारिवारिक देखभाल की आवश्यकता होती। इसी बात को स्वीकार करते हुए सापीर कहते हैं कि कोई भी समूह इस तथ्य पर आधारित है कि समूह के सदस्य परस्पर स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। परिवार के बाद पड़ोस मित्र मंडली के संपर्क में बालक आता है तो इससे दूसरों के साथ रहने की भावना दृढ़ हो जाती है और यहीं से उसके मन में सामूहिक भावना पनपने लगती हैं, जो समूह का आधार है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य समूह में इसलिए रहता है क्योंकि उसको एक प्रकार से मानसिक संतुष्टि मिलती है, जिसको हम मनोविज्ञान की भाषा में ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट कहते हैं। वो उसको एक संतुष्टि देती है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे कभी प्राथमिक में तो कभी द्वितीयक में, कभी छोटे में तो कभी बड़े समूह में रहकर अपने हितों की पूर्ति करने का जो आधार मिलता है, वही सामाजिक समूह का आधार है। और सामाजिक कार्यकर्ता को उन्हीं समूहों में रहकर सेवा कार्य करना है। इसलिए सामाजिक कार्य के अंतर्गत समूह का अध्ययन